नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक होगा वाक्य। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वाक्य कहते किसे हैं। अच्छा, वाक्य से पहले मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको शब्द पढ़ाया था। तो बस वही, जैसे वर्डों को मिलाकर शब्द बनता है ऐसे ही शब्दों को मिलाकर वाक्य बनेगा। लेकिन वो वाक्य कैसा होगा? अर्थ निकलेगा उसका। जब उसका अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य कहलाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। परिभाषा लिखी है शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो इस शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन कैसा समूह होगा? जिसका कोई अर्थ निकलेगा, स्वतंत्र अर्थ निकलेगा, किसी पे आश्रित नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। या फिर आप ये भी कह सकते हैं शब्दों का सार्थक योग्य। शब्दों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है? वाक्य। जब हम सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, वो भी सार्थक हो, तो कैसा क्या कहलाएगा आपका? वाक्य। तो इतना ध्यान रखिएगा, वाक्य बनने के लिए शब्दों का योग होना जरूरी है, वो भी कैसा? अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। चलिए वाक्य की डेफिनेशन तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग दिन भर कोई ना कोई वाक्य बोलते ही रहते हैं। हम बात करते हैं तो वो वाक्य ही होता है, तो वाक्य आपको याद हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसका एग्जाम्पल भी कैसे होता है। जैसे बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कितने शब्द मिले हैं। बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, इतने शब्दों को मिलकर एक वाक्य बना है, और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई और वाक्य ले लिए, जैसे राम बाजार जाता है, तो राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को अगर बोल देते हैं जाता राम बाजार, तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अगर ऐसे एग्जाम में पूछ भी लेता है उल्टा सीधा करके, तो आप जान जाइए कि ये शब्दों का समूह तो है लेकिन वाक्य नहीं है। और ऐसे आपको हो सकता है उल्टा सीधा करके एक वाक्य सार्थक वाक्य बनाने को दे दे, तो आप वाक्य भी बना लेंगे उससे आसानी से। चलिए अब इसी आधार पर हम लोग देखते हैं वाक्य में जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, अधिकतर किससे बनते हैं? वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, प्रकार पूछता है, इन सबसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अंग। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्य के अंग। अंग और भेद में अंतर होता है। अंग इसके दो होते हैं। वाक्य के अंग मुख्यतः दो होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। वाक्य के अंग दो होते हैं। वो दो अंग कौन कौन से होंगे? पहला होगा उद्देश्य। आपका पहला क्या होगा? उद्देश्य। और दूसरा हो जाएगा विधेय। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वैसे इसमें भी देखिए क्या है? वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। तो याद रखिएगा उद्देश्य और विधेय। अब जान लेते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अच्छा, इसको हम कौन, क्या, ये सब का क्वेश्चन करके हम इससे पता कर लेंगे। जैसे देखिए ये एक वाक्य है, श्याम बाजार जाता है। ये क्या है? एक वाक्य है जिसका एक अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। अब इसमें पता कैसे करेंगे कि उद्देश्य क्या है? तो आप क्वेश्चन कर लीजिए कौन बाजार जाता है और किसके बारे में बताया जा रहा है? तो श्याम के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? श्याम। तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन, अच्छा जिसको पकड़ने में दिक्कत होगी वो क्वेश्चन कर लेगा कि कौन बाजार जा रहा है, आपको कौन का उत्तर क्या मिल रहा है? श्याम मिल रहा है, तो श्याम क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब कौन का उत्तर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो उद्देश्य हो जाएगा। या ऐसे ध्यान रख लीजिएगा किसके बारे में बताया जा रहा है? श्याम। कौन बाजार जा रहा है? श्याम। तो वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ये तो हो गया उद्देश्य। उद्देश्य पकड़ना आसान होता है बहुत। अब देखते हैं हम लोग विधेय। विधेय देखते हैं। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है, भाग, अंग होता है, वो क्या होता है? विधेय। विधेय में क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट भी बोलते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य में जो जिसके बारे में बताया जाता है उसे तो उद्देश्य कहते हैं, लेकिन अब विधेय मतलब उद्देश्य के बारे में जो बताया जाएगा, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाएगा, यानी वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे, क्या, कुछ भी उसके बारे में कहा जाएगा, वो आपका विधेय हो जाएगा। इसको आप आम जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं उससे याद करिएगा। जैसे श्याम बाजार जाता है, तो पहले तो आप अगर पूछेंगे कौन बाजार जाता है तो आपका उत्तर रहेगा श्याम, तो आपका हो जाएगा उद्देश्य। लेकिन अगर कहा जाए कहाँ जाता
उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बाजार जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा शब्द के दो भाग होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, उद्देश्य, और ये हमारा है विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जब उद्देश्य के बारे में बताया जाए कि उद्देश्य कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे, मतलब उसके बारे में कोई भी बात कही जाए, वो पूरा वाक्य आपका क्या हो जाएगा, विधेय। तो इसी आधार पे कितने वाक्य के दो अंग हमेशा याद रखिएगा, उद्देश्य और विधेय। ये चीज कभी भूलिएगा मत, वाक्य के भेद और अंग में कंफ्यूज मत होइएगा। अंग पूछेगा तो आप हमेशा उद्देश्य और विधेय ही लगाइएगा। चलिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के भेद। चलिए दोस्तों देखते हैं वाक्य के अंग के बाद वाक्य के भेद। जो वाक्य अंग से क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद वाक्य भेद से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को हम लोग तीन आधार पर बांटते हैं। कितने आधार पे, तीन आधार पे। तो हमारा पहला आधार क्या हो जाएगा, प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा आधार होगा हमारा क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, यानी क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। फिर तीसरा होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग वाक्य के भेद को तीन आधार पे बांटे हैं। अब हम लोग पहला देखते हैं, पहला प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कितने, तीन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, तीन भेद होते हैं। तो पहला आपका कौन सा होता है, साधारण, या कहीं कहीं आपको सरल, साधारण या सरल वाक्य देखने को मिलता है। तो पहला भेद क्या हो जाएगा, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तीसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित भी आपको देखने को मिल सकता है कहीं कहीं। तो ये हो गया हमारे प्रयोग व संरचना के आधार पर तीन भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देख लेते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वैसे क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उन्हें हम वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं, वाच्य इंग्लिश में जिसे हम वॉइस बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं वाच्य। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी तीन ही होते हैं, क्रिया और प्रयोग, दोनों याद रखिएगा। इन दोनों के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। तो तीन, पहला हम लोग देखें, पहला इसमें तो कर्ती, कर्ती वाक्य या इसे हम वाच्य बोलते हैं। पहले ही बताया मैंने, क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उसे वाक्य बोलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य या वाक्य भी कह सकते हैं आप। तीसरा हो जाएगा भाववाच्य या भाव वाक्य। तो तीनों याद रखिएगा, कर्ति कर्म भाव, कर्ति कर्म भाव, ये आपके किसके आधार पे होंगे, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हो जाएंगे। अब लास्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर, ये भी तीन होते हैं। तो क्रिया के आधार पे भी तीन होते हैं, याद रखिएगा, प्रयोग और क्रिया के आधार पर तीन। अब हम लोग जो देखेंगे वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों को बांटा गया है और ये कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8, याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर सबसे ज्यादा होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा विधि या विधान वाचक वाक्य। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आपको विधि वाक्य देखने को मिल सकता है या फिर आप बोल सकते हैं विधान वाचक वाक्य। दूसरा क्या हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य। तीसरा हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य। चौथा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। पांचवा हो जाएगा संकेत वाचक वाक्य। छठा हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य और सातवां होगा प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर। वैसे मैंने इसको इसलिए ऐसे बताया क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता और कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें 8 थे किसमें 3 थे। और कभी कभी हम लोग क्रिया के आधार पर पूछता है, लगा देते हैं प्रयोग के आधार पे, हो सकता है प्रयोग के आधार पर पूछे, लगा देंगे क्रिया के आधार पर। लेकिन याद रखिएगा, प्रयोग, जब भी प्रयोग की बात आए या संरचना, उसकी रचना बनावट की बात आए तो हमेशा 3 लगाइएगा। और वो 3 आपके कौन कौन से होंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, याद रखिएगा, ये 3 आपके हमेशा रचना या बनावट के आधार पर होंगे। इसी आधार पर अगर आपको क्रिया के आधार पर पूछे तो कर्तृ कर्म भाव लगाइएगा, कर्तृ कर्म भाव, और इन्हीं को हम वाच्य भी बोलते हैं। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ में सबसे ज्यादा याद करिएगा, जब भी 8 बोले तो अर्थ के आधार पे आएगा। ऐसा मत मान के चलिए आइएगा कि अर्थ के आधार पे 3 लगा दे, हमेशा अर्थ के आधार पर 8 भेद लगाइएगा। तो ये हो गए हमारे वाक्य के भेद।
अब हम बारी बारी से एक एक का अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वाक्य में भी पूछता है कि कहाँ पे सरल वाक्य है, कहाँ संयुक्त है, कहाँ मिश्र है, कहाँ पे आपको कर्तृ कर्म भाव मिलेगा, कहाँ आपको ये 8 प्रकार मिल जाएंगे। पूछ सकता है किसमें इच्छावाचक वाक्य प्रकट हो रहा है, किसमें निषेधवाचक प्रकट हो रहा है। तो इसके लिए हमें इसका एक एक को अच्छे से पढ़ना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर पहला भेद। जो पहला भेद मैंने आपको क्या बताया, सरल या साधारण वाक्य। अच्छा, सरल और साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें आपको एक उद्देश्य और एक विधेय दिखे, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल या साधारण वाक्य। तो देख लेते हैं, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य विधेय, मैंने अभी आपको वाक्य के अंग में उद्देश्य और विधेय बताया था, तो जहां आपको एक उद्देश्य और एक विधेय दिखेगा वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य जैसे एक ही हो गया, राम खाना खाता है। इसमें आपको देखिए एक उद्देश्य दिख रहा है, राम क्या होता है, राम ये आपका हो गया उद्देश्य, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। इसे आप उद्देश्य भी बोल सकते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी बाकी जो है एक विधेय आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका एक उद्देश्य और एक विधेय, तो आपका सरल वाक्य होगा। इसी तरह देखिए कृष्ण का मित्र सुदामा। अब आप लोग सोचेंगे कृष्ण का मित्र, तो इसमें कर्ता तो ये है, यानी उद्देश्य तो है ही, लेकिन ये भी कर्ता ही है। इसे हम लोग बोलते हैं कर्ता का विस्तारक रूप, कर्ता का विस्तारक रूप हो जाएगा ये। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता ही होता है, तो कर्ता का विस्तारक रूप। और सुदामा में आपका क्या होगा, उद्देश्य आप कह लीजिए कर्ता। धार्मिक पुस्तकें, वाक्य में कर्म होता है ना, वही धार्मिक पुस्तकें आपका विधेय का पार्ट हो गया, जिसमें आपका ये आपका कर्म हो जाएगा। और पढ़ता है क्या आपका क्रिया, इसमें भी एक उद्देश्य है एक विधेय है, ये भी एक ही उद्देश्य का है, ये भी कर्ता का विस्तारक रूप ही है, तो आप इसे सरल वाक्य ही कहेंगे। अब इसी तरह सीता व गीता गाना गा रही हैं, सीता व गीता गाना गा रही हैं। अब इसमें तो आप कहेंगे कि उद्देश्य दो देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं, जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, कर्ता जो आपका काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। जब आपको एक से अधिक कर्ता देखने को मिल जाएगा तो वहां, और क्रिया समान रहे, क्रिया आपकी समान होनी चाहिए, दोनों एक ही काम कर रही हैं, तो वो भी आपका किस में जाएगा, सरल वाक्य में जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे ही देता है क्वेश्चन कि 2-3 कर्ता डाल देगा और क्रिया उनकी समान रहती है, लेकिन लोग कंफ्यूजन के चक्कर में उसको संयुक्त में डाल देते हैं या मिश्र में डाल देते हैं, लेकिन वो रहता क्या हमारा, सरल या साधारण वाक्य। तो ध्यान दीजिएगा, नोट है इसलिए मैंने नोट पॉइंट लिखा है, जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता और क्रिया कर्ता रहे और क्रिया समान रहे तो वह सरल वाक्य होगा। जैसे अगर बोल दिया जाए सोहन, मोहन, रोहन, श्याम और राम खेल खेलने जा रहे हैं, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य ही होगा। भले ही वो इतने ज्यादा ये जुड़े हुए हों, लेकिन क्रिया इनकी एक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सरल वाक्य होगा। जहाँ क्रिया एक रहे लेकिन भले कर्ता 2 या 3, 4 दिया हो, तो वो भी आपका सरल वाक्य रहेगा। तो ये था सरल वाक्य, जहाँ आपको एक उद्देश्य एक विधेय देखने को मिले, और इसका थोड़ा सा यही नोट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो सरल वाक्य आपका आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए दोस्तों, सरल वाक्य के बाद अब हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बहुत इजी होता है, इसको पकड़ना बहुत आसान होता है। तो जान लेते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या है। ऐसे वाक्य जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य कैसे, सरल वाक्य भी हो सकते हैं, मिश्र वाक्य भी होते हैं, योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाक्य होता है। मतलब जब आपके 2 वाक्य योजक द्वारा जुड़े रहेंगे तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे अब योजक शब्द कौन कौन से आप क्या सकते हैं, इसमें आपका किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन या अथवा। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब आ जाएगा, अगर मगर आ जाएगा, तो ये सब क्या कहेंगे, योजक शब्द होते हैं, और इनसे जब कोई वाक्य जुड़े रहेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तो आपको जहाँ भी ऐसे शब्द दिखे बीच में, ये तो आप समझ जाएंगे ये कौन से वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ये पहचान हो गई इसकी। जैसे अब उदाहरण देखिए, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, लेकिन दिखा ना, और 2 वाक्य आपको राम पढ़ रहा है, एक सरल वाक्य ये है, दूसरा
और जुड़े किससे हैं, लेकिन से जुड़े हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पूरा एक हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इन दोनों को जोड़ने का काम लेकिन कर रहा है, लेकिन योजक शब्द है यानी कंजक्शन वर्ड है आपका, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। उसी तरह देखिएगा, मैं घर जा रहा था परंतु रास्ते में चाचा ने रोक लिया। मैं घर जा रहा था परंतु रास्ते में चाचा ने रोक लिया। इसमें भी आपको दो वाक्य दिख रहे हैं कि नहीं, और दोनों को किससे जोड़ा गया, परंतु से, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ यही लिखा रहे, राम पढ़ रहा है श्याम लिख रहा और बीच में कॉमा लगाऊं, तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में वो ऐसे जब दो सरल वाक्य भी ऐसे जुड़े रहते हैं तो भी संयुक्त वाक्य होता है। अच्छा, ये जो अलग ये दूसरा जो वाक्य होता है ना, इसको हम लोग उपवाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपवाक्य भी बोलते हैं। पहला तो आपका जो वाक्य होता है मुख्य वाक्य, दूसरा उपवाक्य, इसी वाक्य का दूसरा भाग उपवाक्य ही होता है। तब जहां भी आपको सबसे इजी है, जहां भी आपको ऐसे योजक शब्द मिल जाए, किंतु परंतु लेकिन वेकिन ये सब मिल जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग सरल और संयुक्त वाक्य के बाद अब हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य। तीसरा जो मैंने प्रयोग और संरचना के आधार पर बताया था वो था क्या, मिश्र वाक्य। तो देखते हैं, मिश्र, मिश्र से नाम से ही पता चल रहा है मिश्र हो, उसमें मिश्र मतलब क्या होता है, कई वाक्यों का मिश्रण हो। लेकिन कैसा है, देखिए, वह वाक्य जिसमें एक वाक्य हो, इसमें एक जो होता है मुख्य वाक्य होता है और शेष सभी आश्रित उपवाक्य हो, क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। मतलब एक जो होगा मेन वाक्य होगा, लेकिन बाकी जो वाक्य होंगे वो उपवाक्य होंगे। और कैसे उपवाक्य होंगे, जो उसी पे आश्रित होंगे, उसी पे निर्भर रहेंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा मिश्र वाक्य। जैसे कि संयुक्त वाक्य में भी था उपवाक्य, लेकिन उसको हम योजक शब्दों से जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें ये पूरा उस पर निर्भर होंगे। उदाहरण से इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे लिखा है, गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मुख्य वाक्य। क्या हो गया, मुख्य वाक्य। गांधी जी ने कहा कि, ये मुख्य वाक्य हो गया। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ये सभी आपके तीन वाक्य जो लिखे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य। तो क्या लिखा हुआ है, गांधी जी ने कहा कि, ये आपका एक मेन वाक्य हो गया यानी मुख्य वाक्य होगा। अब इसी में देखिए आश्रित है, अब गांधी जी ने क्या कहा, तो बाकी वाक्य इसी पे आश्रित है, मतलब निर्भर है। क्या कहा है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ये आपके क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य। तो जहां आपको ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे वहां हमेशा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। इसी तरह देखिए, जैसे ही मैं घर गया, जैसे ही मैं घर गया कि बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका मुख्य वाक्य हो गया, और इस पे की से जुड़ा रहता है, अधिकतर देखने को मिलता है। और इस पे ये देखिए आश्रित उपवाक्य है, जो इसके उपवाक्य है उसी पे आश्रित है। नोट में देखिए, जैसे मैंने लिखा है, मिश्र वाक्य की शुरुआत, मिश्र वाक्य की शुरुआत जैसे तैसे, जिसका उसका, ज्यों त्यों आदि शब्दों से भी हो सकती है। जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही जैसे तैसे, ज्यों त्यों और ऐसे वैसे ये सब उसका, इसका, उसका देखने को मिलेगा, वो भी आपका मिश्र वाक्य में ही जाएगा। तो मेरा ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत जैसे शब्दों से भी हो सकती है। और दूसरा होगा, देखिए, मिश्र वाक्य में कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। अगर वाक्य में आपको कहावत और लोकोक्तियां ज्यादा तो पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसे देखिए, जैसे दो कहावत लिखी मैंने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी लाठी ये आपका मुख्य वाक्य हो गया, इसकी, इस पर क्या आश्रित है, उसी की भैंस होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी देखिए आश्रित ही है, और ये दोनों आपकी कहावतें हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य में हमेशा एक मुख्य वाक्य होगा, उसी पे आश्रित उपवाक्य होगा। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपको जैसे तैसे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तब भी पहचानने में, हो सकता है एग्जाम में दे जैसे तैसे, जिसका, उसका, ज्यों त्यों आदि जैसे शब्द अगर आपको शुरुआत में मिलते हैं या कहीं मिलते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, योजक शब्द इसमें भी आते हैं। लेकिन क्या होता है, हमेशा ये निर्भर रहते हैं, मुख्य वाक्य पे हमेशा निर्भर रहते हैं, याद रखिएगा। और आपको जो उसमें बताया था संयुक्त वाक्य में, वो निर्भर नहीं रहते,
वो दो सरल वाक्य हो सकते हैं जो एक योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं और इसमें निर्भर जरूर रहते हैं। और कहावत और लोकोक्तियां आपको मिल जाए तो भी आप क्या मारेंगे, मिश्र वाक्य ही मारेंगे। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों आज का हमारा ये वाक्य का ये प्रयोग और संरचना के आधार पर ये वाला भेद खत्म होता है। बाकी के जो दो भेद बचे हैं, कौन कौन से, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। लेकिन इसको अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलते हैं, तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।